दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राजकुमार सिंह। आपने भी कहावत सुनी ही होगी कि कांग्रेसी भी कांग्रेस को हराते हैं। यह कहावत जिन्हें मजाक लगती हो उन्हें अब पंजाब का हाल देख लेना चाहिए। सीमावर्ती पंजाब उन चंद राज्यों में है जहां कांग्रेस सत्ता में तो नहीं है पर सत्ता की दावेदार अवश्य है। 2022 में अपनी गलतियों से भी पंजाब की सत्ता गंवाने के बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने वहां अच्छा प्रदर्शन किया। विधानसभा चुनाव में 117 में से 92 सीटें जीतकर इतिहास रचने वाली आम आदमी पार्टी यानी आप कांग्रेस को टक्कर भर दे पाई। इसलिए अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता की दावेदार तो है। 18 सीटों के साथ ही सही कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। 1966 में पंजाब विभाजन के बाद के ही आंकड़े देखें तो उसके बाद हुए 13 विधानसभा चुनावों में से उसने 5 जीते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार और सिख विरोधी दंगों के बावजूद पंजाब में कांग्रेस प्रासंगिकता बनाए रखने में सफल रही है। एक दल के रूप में पंजाब को सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री कांग्रेस ने ही दिए हैं। कांग्रेस को श्रोमणी अकाली दल ही चुनौती देता रहा है, जिसकी सबसे बड़ी ताकत पंथिक राजनीति मानी जाती है। लेकिन पिछली बार 3/4 बहुमत से सत्ता हासिल कर आपने सारे परंपरागत समीकरण ध्वस्त कर दिए। लंबी छलांग लगाते हुए आप 20 से 92 सीटों तक पहुंच गई, जबकि कांग्रेस 17 से फिसलकर 18 पर आ गई। मात्र 3 सीटों के साथ अकाली दल पहली बार पंजाब की राजनीति में अप्रासंगिक होता नजर आया। अकाली दल से गठबंधन टूटने के चलते अकेले लड़ी बीजेपी भी 2 सीटों पर सिमट गई। अकाली दल और बीजेपी का यह असर इसलिए भी चौंकाने वाला रहा क्योंकि 2007 और 2012 में लगातार सत्ता का जनादेश देकर पंजाब के मतदाताओं ने हर चुनाव में सरकार बदल देने की अपनी परंपरा ही बदल दी थी। दरअसल सत्ता का नशा उतारने के लिए मतदाता इसी तरह जोर का झटका धीरे से देते हैं। बेअदबी के मामलों से लेकर बेलगाम नशा तस्करी और बिक्री तक के तमाम आरोपों के चक्रव्यूह से अकाली दल निकल ही नहीं पाया। 2017 के चुनावों में भी अरविंद केजरीवाल की आपकी बड़ी चर्चा थी, पर कुछ संदेहास्पद संपर्कों के आरोपों तथा मुख्यमंत्री चेहरा घोषित न करने से उपजी अटकलों ने उसे 20 सीटों पर रोक दिया और 77 सीटों के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बन गई। ऐसा दावा नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस सरकार जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरे, पर सत्ता से विदाई की भूमिका खुद कांग्रेस आलाकमान ने लिखी। बीजेपी से दरकिनार नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस में शामिल होते ही आलाकमान उन पर इस कदर मेहरबान हुआ कि पहले तो सुनील जाखड़ को हटाकर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया और फिर उनकी जिद के आगे झुकते हुए अपने सबसे वरिष्ठ नेता अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया। सिद्धू ने बिसात तो खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए बिछाई थी, लेकिन लॉटरी चरणजीत सिंह चन्नी की खुल गई। अमरेंद्र और जाखड़ की जोड़ी की कांग्रेस से बेआबरू विदाई के बावजूद सिद्धू खफा ही रहे। टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रचार तक साफ दिखी सिद्धू और चन्नी के बीच तनातनी ने रही सही कसर पूरी कर दी। कांग्रेस 18 सीटों पर सिमट गई और ट्रंप कार्ड बताए जा रहे दलित मुख्यमंत्री दोनों सीटों से चुनाव हार गए। चुनावी हार जीत होती रहती है, लेकिन कांग्रेस की समस्या यह है कि वह सबक नहीं सीखती। मुख्यमंत्री पद के महत्वाकांक्षी सिद्धू ने चुनाव के बाद से ही कांग्रेस से दूरियां बढ़ा ली थी, लेकिन आलाकमान ने राज्य में नया नेतृत्व और मजबूत संगठन तैयार करने की दिशा में कुछ नहीं किया। आपके अलावा जमीन पर कांग्रेस ही दूसरा दल रही, इसलिए लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन अच्छा रहना ही था, पर आलाकमान उसी पर आत्ममुग्ध हो गया। आप, अकाली दल और बीजेपी की सक्रियता बढ़ती देख कांग्रेस ने भी संगठनात्मक बदलाव का संकेत तो दिया, पर दरबारी संस्कृति के वशीभूत आलाकमान साहस नहीं जुटा पाया। अमरिंदर सिंह राजा वडेक को प्रदेश अध्यक्ष बरकरार रखते हुए चन्नी को प्रचार समिति प्रमुख और सुखजिंदर सिंह रंधावा को कोर कमेटी प्रमुख जैसे प्रयोगों
से अन्य दिग्गजों को साधने की कोशिश की गई तो अंतर्कलह सतह पर आ गया। प्रदेश अध्यक्ष या फिर मुख्यमंत्री चेहरा बनने पर आबादा चन्नी ने बगावती तेवर दिखाते हुए समर्थकों की बैठक बुला ली तो रंधावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलाए। सांसद मनीष तिवारी ने भी अपना दर्द सोशल मीडिया पर जाहिर किया। राजनीतिक विरोधी इसे चुनाव पूर्व ही टूट की संभावना के रूप में देख रहे हैं, पर कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल गांधी के विदेश लौट आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। राहुल गांधी स्वदेश लौट चुके हैं। अब उनके आने पर क्या चमत्कार होता है यह तो समय ही बताएगा, लेकिन पंजाब के कांग्रेसी आत्मघात पर आबादा नजर आ रहे हैं। ज्यादा अतीत में न भी झांकें तो दो तरह के उदाहरण हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा जैसे राज्यों में नेताओं का सत्ता संघर्ष ही कांग्रेस को ले डूबा, जबकि हिमाचल और कर्नाटक में एकजुटता से उन्होंने बीजेपी से सत्ता छीन ली। जाहिर है मुख्यमंत्री तो एक ही नेता बनेगा, हाँ उप मुख्यमंत्री बनाकर एक दो और नेताओं का अहम तुष्ट किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले चुनाव जीतकर बहुमत हासिल करना होगा और उसके लिए पहली अनिवार्यता है कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़े और अच्छे उम्मीदवार उतारे। माना कि अनेक कारणों से आप का ग्राफ कर रहा है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि पिछली बार उसने बहुमत के आंकड़े से भी 33 सीटें ज्यादा जीती थी। श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी भी लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं। हर चुनाव के मुद्दे और उनके आधार पर मतदाताओं का फैसला अलग रहता है, लेकिन हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में आप 1977 में से 945 सीटें ही जीत पाई। पिछले 11 सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि सत्तारूढ़ दल 1000 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। दूसरी ओर कांग्रेस 380, अकाली दल 191 और बीजेपी 169 सीटें जीतने में सफल रही। जाहिर है 221 में मात्र 59 सीटें जीतने वाली बीजेपी अपने इस प्रदर्शन से बेहद उत्साहित है। आपके जो 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हुए हैं उनमें से 6 पंजाब से ही हैं। केवल सिंह ढिल्लों को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने वाली बीजेपी अन्य दलों से असरदार नेताओं को लाने में भी जुटी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पंजाब में लगातार सक्रियता भी अकारण नहीं है। पंजाब का राजनीतिक इतिहास और सामाजिक समीकरण बीजेपी की चुनावी संभावनाओं को ज्यादा बल नहीं देता, पर अकाली दल से पुनः गठबंधन की संभावनाओं को भी नकारा नहीं जा सकता। अलग अलग चुनाव लड़कर दोनों को अपनी असली ताकत पता चल चुकी है। कहना नहीं होगा कि अकाली बीजेपी गठबंधन से चुनावी परिदृश्य पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।